नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के छोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 10 मई की प्रमुख न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं डिटेल में। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये सरकारी स्कीम एवं कार्यक्रमों से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है। ये बहुत सुखद न्यूज है भारत सरकार के लिए। भारत में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2030 जिसका लक्ष्य है की प्राप्ति की दिशा में मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत के पंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घट करके 93 हो गई है। यानी कि 1 लाख जो मातृत्व होती हैं उनकी संख्या पहले 130 होती थी, अब वहां पे घट करके 93 हो गई है। ये अच्छी न्यूज है। आप देख सकते हैं इस चार्ट से, जहां 2014 और 16 में 130 हुआ करती थी, वहीं 2019 और 21 में 93 हो गई है। लगातार इसका ग्राफ गिर रहा है और यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी मातृत्व मृत्यु दर में क्या गिरावट हो रही है या असमान हो रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा इस चार्ट को। और रिपोर्ट में कहा गया है कि शिशु मृत्यु दर भी 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर 2021 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 रह गई। यानी 1000 जीवित शिशुओं में 27 रह गए हैं, जहां पे पहले मृत्यु दर 39 होती थी, अब वो घट करके 27 हो गई है। ये भी अच्छी न्यूज है, इसको भी चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में जहां 39 होती थी मृत्यु दर, वहीं 2021 में घट करके 27 हो गई है। जबकि जो नवजात मृत्यु दर है 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घट करके 2021 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 19 हो गई है। इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं NMR 26 थी 2014 में, वहीं 2021 में घट करके 19 हो गई है। अच्छी न्यूज है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 5 सालों से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 से घटकर 2021 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 31 हो गई है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोल रहा है USMR की, जहां पे 2014 में 45 होती थी, वहां पे 2021 में 31 हो गई है। जन्म के समय लिंग अनुपात वर्ष 2014 में 899 से इम्प्रूव होकर 2021 में 913 हो गया है। जहां पे पहले 899 केवल होता था, वहां 913 हो गया है। शिशु लिंग अनुपात यानी जो लड़का लड़की का अनुपात होता था वो 899 पहले होता था, अब 913 हो गया। यानी कि बालिकाओं के बीच में भेदभाव कम हुआ है। ये अच्छी न्यूज है, अब वो 913 पर मेंटेन हुआ है। और कुल प्रजनन दर वर्ष 2021 में 2 यानी जिसको TFR बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर स्थिर है, जो 2014 में 2.3 से उल्लेखनीय सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये डिफेंस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेना प्रमुख को मिला टेरिटोरियल आर्मी की भी तैनाती का अधिकार। अब बात करते हैं, देखिए, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना के किसी भी अफसर या इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए बुलाने का अधिकार दे दिया है। सेना प्रमुख की शक्तियां बढ़ाने के इस फैसले की जानकारी 6 मई को जारी अधिसूचना में दी गई है और इस निर्णय का मतलब है कि अगर सेना प्रमुख नियमित सेना को अतिरिक्त सेना या कोई भी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी के सदस्यों की जरूरत पड़ती है तो वह उन्हें सेवा के लिए बुला सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के एक सैन्य मामलों के विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश अगले 3 वर्ष तक लागू रहेगा। अधिसूचना में इसकी तिथि 10 फरवरी 2025 से 9 फरवरी 2028 तक बढ़ाई गई है। 9 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर 1949 टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की गई थी। 9 अक्टूबर 1949 में इसकी स्थापना की गई और पिछले वर्ष ही ये अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। 75 वर्ष पूरे किए अपने। अब बात करते हैं कि क्या है ये टेरिटोरियल आर्मी। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है और इसे वर्ष 1949 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नियमित सेना को युद्ध हो गया, आपदा या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल जवान और अधिकारी सामान्य नागरिक जीवन जीते हैं, लेकिन समय समय पर सैन्य प्रशिक्षण ड्यूटी के लिए बुलाए जाते हैं।
अब बात करते हैं कि आखिर केंद्र के निर्णय का रणनीतिक महत्व क्या है। देखिए, सैन्य तत्परता को बढ़ावा देना है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती नियमित सेना की शक्ति को बढ़ाएगी। यह विशेष रूप से नियंत्रण रेखा, सियाचिन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोगी होगी। टेरिटोरियल आर्मी के जवान नियमित सेना के साथ मिलकर रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा, गश्त और आतंकवाद विरोधी अभियानों में योगदान दे सकते हैं। और अगर बात करें टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती की, तो टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तो नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा के लिए टेरिटोरियल आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन नियंत्रण रेखा पर गश्त, निगरानी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता कर सकती है। और दूसरा कहां पे, आंतरिक सुरक्षा के लिए सेंसिटिव एरिया यानी संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में प्रादेशिक सेना की भूमिका होगी। और कहां हो सकती है, आपदा प्रबंधन के लिए हो सकती है। यदि युद्ध या हमले के कारण नागरिक क्षेत्र में इमरजेंसी सिचुएशन यानी आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो राहत और बचाव कार्यों में योगदान दे सकती है। और कहां हो सकती है, लॉजिस्टिक्स और समर्थन में टेरिटोरियल आर्मी की रेलवे इंजीनियरिंग इकाइयां सेना की आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में सहायता कर सकती है। और अगर बात करें कि इनके वेतन और लाभ क्या होते हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी के जवानों की सेवा की अवधि और वेतन नियमित सेना के जवानों के समान ही मिलता है। यह युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। इससे देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, पहली विशेषता तो इसकी संरचना है। टेरिटोरियल आर्मी में पैदल सेना, इंजीनियरिंग, सिग्नल्स और रसद जैसे विभिन्न विभाग शामिल हैं। इसमें इकाइयां जैसे इन्फेंट्री बटालियन, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स और रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट शामिल होते हैं। अगर बात करें इसके भर्ती की, तो 18 से 42 वर्ष की आयु के नागरिक इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट और प्रादेशिक सेना में भर्ती हो सकते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं। और इनके ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की बात करें तो जवानों को नियमित सेना के समान प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें हथियार चलाने, युद्ध रणनीति और आपदा प्रबंधन शामिल है। और बात करें इनके उपयोग की, तो टेरिटोरियल आर्मी को वर्ष 1962 के युद्ध में, वर्ष 1965 के युद्ध में और वर्ष 1971 के युद्ध में और वर्ष 1999 के कारगिल युद्धों में तैनात किया गया था। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कीजिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नमेंट स्कीम यानी सरकारी कार्यक्रम एवं पहल से जुड़ी हुई है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना CGSS यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स को विस्तार और अधिसूचित किया है। आप देख सकते हैं इस इमेज में CGS क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने CGSS के विस्तार को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत प्रति डिफॉल्ट राशि का 85% और 10 करोड़ रुपए से अधिक लोन राशि के लिए डिफॉल्ट राशि का 75% कर दिया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत को नवाचार संचालित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप अधिसूचित विस्तार का उद्देश्य नवाचार संचालित स्टार्टअप की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना, बढ़ी हुई गारंटी सहायता और कवरेज के परिणाम स्वरूप स्टार्टअप्स को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए आगे आने वाले वित्तीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि होगी और जिससे स्टार्टअप्स के लिए सामग्री निधि प्रवाह में वृद्धि होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये IR सेक्शन के साथ साथ इकोनॉमी सेक्शन की भी न्यूज होगी, ये जो जीएस पेपर 2 और जो जीएस पेपर 3 दोनों जगह ये कवर होगी। न्यूज ये है कि भारत का IMF में रुख। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज एक्सटेंडेड एंड फैसिलिटी ऋण कार्यक्रम जो $1 अरब की समीक्षा की और पाकिस्तान के लिए एक नए रीसाइलेंस एंड स्टेनेबिलिटी फैसिलिटी ऋण कार्यक्रम पर भी विचार किया है। एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए IMF कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर चिंता जताई और सीमा पार राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए ऋण वित्त पोषण निधि के दुरुपयोग की आशंका भी जाहिर की है। पाकिस्तान लंबे समय से IMF से कर्ज लेता रहा है और इसका क्रियान्वयन और IMF के कार्यक्रम से जुड़ी शर्तों का पालन बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। वर्ष 1989 से 35 वर्षों के वातावरण बनाने में सफल रहे होते तो पाकिस्तान एक और बेल आउट कार्यक्रम के लिए IMF से संपर्क नहीं करता। भारत ने बताया कि पाकिस्तान के मामले में ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड से
IMF कार्यक्रम डिजाइनों की प्रभावशीलता या उनकी निगरानी या पाकिस्तान द्वारा उनके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े होते हैं। भारत ने कहा कि सीमा पर आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करने वाले पुरस्कृत करने से वैश्विक समुदाय को एक खतरनाक संदेश जाता है, फंडिंग एजेंसियों और दानदाताओं की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। भले ही कई सदस्य देशों ने चिंता जताई है कि IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से आने वाली सहायता का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद से जुड़े उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन IMF की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं से घिरी हुई है। यह एक गंभीर खामी है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।